Hello and welcome to the new topic, that is the law of chemical combinations. So basically हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. सो इस टॉपिक का बेसिक आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. बेसिकली लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस हमें इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि हमें ये जानना ज़रूरी कि जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किस तरह से होता है जब कोई केमिकल चेंजेस होते हैं. ओके और केमिकल चेंजेस हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जिसमें कि ये होता है कि रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होता है. सो जो रीअरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का, जो कॉम्बिनेशन होता है एलिमेंट्स का, वो किन रेशियो में होता है, क्या उसमें कोई चीज़ें कांस्टेंट होती है या कुछ चेंजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए हमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ना पड़ता है. सो काफ़ी सारे लॉज दिए गए हैं. सो हम उनमें से कुछ लॉज स्टडी करने वाले हैं. सो पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि लवोइसियर ने दिया था. सो बेसिकली इस लॉ को हम इस नाम से भी जानते हैं कि लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर. सो लॉ हमें बताता है कि इन ऑल केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, इन अ केमिकल चेंज मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. सो बताना ये चाह रहा है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो जो टोटल मास होता है सिस्टम का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. मतलब कि आप अगर कोई रिएक्शन कर रहे हो, जैसे कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सो उसमें होगा कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो हमने लिया था वो इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के. ठीक है, इसमें न मास कम होगा न मास ज़्यादा होगा. जितना मास हमने इनिशियल स्टेज में लिया था उतना ही मास फाइनल स्टेज पे हमको मिलेगा. ठीक है, and this is applicable only when reactants are completely converted into products. ठीक है, जब रिएक्शन इनकम्प्लीट होगी तो ये वाला जो इक्वेशन है ये एप्लीकेबल नहीं होगा. इसके लिए दूसरी कंडीशन होगी. इसके लिए कंडीशन ये होगी कि टोटल मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू टोटल मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स प्लस टोटल मासेस ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स. ठीक है, सो कंडीशन यहाँ पे चेंज हो जाती है हमारी अगर आपकी रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती है. सो एग्जांपल देख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का. सो यहाँ पे एक एग्जांपल है, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विथ सोडियम क्लोराइड एंड गिव्स सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट. सो यहाँ पे इनिशियल स्टेज पे मास लिया गया था 1.70 ग्राम और इनिशियल का मास लिया गया था 0.585 ग्राम. सो अगर आप इसको ऐड करोगे तो एक वैल्यू हमें मिलती है, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो हमें AgCl जो मिला उसका अमाउंट था 1.435 ग्राम, और सोडियम नाइट्रेट का जो अमाउंट था दैट वाज अराउंड 0.85 ग्राम. सो आप जब इन्हें कैलकुलेट करोगे, इन्हें ऐड करोगे, टोटल मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स शुड बी इक्वल टू टोटल मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, या फिर टोटल मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू टोटल मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स. सो दिस विल कंफर्म द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अगर ये वैल्यू दोनों इक्वल आती है, इक्विवेलेंट आती है, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये लॉ अप्लाई हो रहा है सारे केमिकल रिएक्शंस में. ठीक है, बट कुछ कंडीशंस में ये अप्लाई नहीं होता. मैंने आपको बता दिया है कि जब रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती है. ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ. सो नेक्स्ट लॉ हमारा है दैट इज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोला जाता है इसे, जो कि प्राउस्ट ने दिया था. सो लॉ हमें बताता है कि अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज contains the same element combined together in fixed proportion by mass. ठीक है, so a chemical compound has a fixed composition and it does not depend on the method of its preparation or the source from which it has been obtained. so ये तो था स्टेटमेंट. समझते हैं कहना क्या चाह रहा है एग्जाम्पल के थ्रू. सो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का. सो वाटर का अगर हमें मास का कॉम्पोजिशन देखना है, सी यहाँ पे 2 एटम्स हाइड्रोजन के रिएक्ट हो रहे हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का रिएक्ट हो रहा है. ठीक है, बट हमें इसमें कंसिडर क्या करना है, मास. सो मास का कंसिडर करोगे तो आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन के 2 एटम है, मतलब उनका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 2. ऑक्सीजन का 1 एटम है, उसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 16. सो जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो मास के रेशियो में अगर हम कैलकुलेट करेंगे सो दैट इज़ अराउंड 2:16, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आता है 1:8. सो जो वाटर का फॉर्मेशन होता है जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 1:8 के रेशियो में कंबाइन होंगे
तब वाटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इट विल नॉट डिपेंड ऑन द सोर्स। वाटर आप चाहे बोरवेल से लो, चाहे रिवर से लो, चाहे किसी स्नो फील्ड से लो, या फिर लेबोरेटरी में आप प्रिपेयर करो, ठीक है। सो जो वाटर है दैट इज़ H2O, दैट विल ऑलवेज बी फॉर्म्ड इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने शायद USA से अगर वाटर मंगवाया तो उसमें हाइड्रोजन का कंटेंट ज़्यादा होगा या ऑक्सीजन का कम होगा, या फिर कहीं कहीं बॉटल्स में लिखा रहता है कि इट कंटेन्स मोर ऑक्सीजन, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो वो सब फेक एडवर्टाइजमेंट की चीज़ें होती हैं, सो उसको बिलीव नहीं करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि CO2 का। सो CO2 में भी हमको दिख रहा है कि इसमें एक एटम है कार्बन का, दो एटम्स हैं ऑक्सीजन के। सो बेसिकली अगर मास का रेशियो कैलकुलेट किया जाए तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, बट हमारे पास है दो एटम्स। सो दो एटम्स का अगर हम मास कंबाइन करें सो दैट विल बी अराउंड 32। सो 12:32 का अगर आप सिंपल रेशियो निकालोगे सो दैट विल बी इक्वल टू 3:8। सो जो CO2 का फॉर्मेशन होगा बाय प्रोपोर्शन ऑफ मास इट विल बी फिक्स्ड एज 3:8, और ये हमेशा हमेशा 3:8 ही रहेगा, इससे चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट विल नॉट बी चेंज्ड। सो देख लेते हैं कि CO2 के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। सो CO2 आपको ऑब्टेन करना है तो आप कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करो। सो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो आपको CO2 रिलीज़ होगी गैस। सिमिलरली सोडियम कार्बोनेट को भी आप अगर हीट करोगे तो भी आपको CO2 गैस निकलेगी। सो दिस इज़ द डिफरेंट सोर्स। कार्बन को अगर आप एयर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप हीट करते हो या बर्न करते हो सो यू विल ऑल्सो गेट CO2, ठीक है। सो CO2 मिलेगी। सो उस केस में भी जो मासेस का जो रेशियो होगा दैट विल बी 3:8। और जो हम रेस्पायर करते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स, सो रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, CO2 एक्सेल करते हैं। तो जो CO2 रिलीज़ हो रही है, CO2 जो हम रिलीज़ कर रहे हैं उसका भी एटॉमिक मासेस का रेशियो 3:8 होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी इंसान में अलग रेशियो का CO2 निकलता और किसी और इंसान में अलग रेशियो का CO2 निकलता। इट विल नेवर हैपन, ठीक है। सो वन मोर एक्सेप्शन और सम इंफॉर्मेशन इज एक एग्जांपल हमने लिया है दैट इज़ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को हमने कंबाइन किया है इन द रेशियो ऑफ 24:6:16 में, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ हमें एक कोई कंपाउंड मिलना चाहिए जो कि फिक्स्ड रेशियो कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, बट हमें एक कंपाउंड नहीं मिलेगा। ये इसके केस में हमें दो कंपाउंड्स मिल रहे हैं। कौन कौन से? एक मिल रहा है हमें इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला आपको पता होगा। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो इसका अगर आप रेशियो देखोगे एटॉमिक मासेस का तो कितना आ रहा है, कार्बन के दो एटम से मतलब 24, हाइड्रोजन के 6 एटम से मतलब 6, और ऑक्सीजन का एक एटम है मतलब 16, ठीक है। सो इनका रेशियो 24:6:16 आ रहा है। सिमिलरली डाईमिथाइल ईथर का फॉर्मूला होता है CH3OCH3। सो अगर इसमें भी आप अगर एटॉमिक मासेस का रेशियो चेक करेंगे तो कितना आ रहा है, 24:6:16। सो सेम रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं एलिमेंट्स, बट हमें डिफरेंट कंपाउंड्स मिल रहे हैं यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे केस आ जाता है आइसोमर्स का। आइसोमेरिज्म एक फिनोमिना है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिलता है। So this law will not be applicable for many of the organic compounds। बहुत सारे organic compounds isomerism show करते हैं, तो उसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इतने रेशियो के आप एलिमेंट्स मिक्स करोगे तो आपको एक स्पेसिफिक कंपाउंड मिलेगा। नो, दैट विल नॉट बी द केस। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट law, that is the law of multiple proportions। So this law was given by Dalton। तो डाल्टन ने ये लॉ दिया था। सो लॉ का स्टेटमेंट देख लेते हैं। सो इफ़ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर। ओके, तो समझने का सबसे अच्छा तरीका एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सो दो एलिमेंट्स कंबाइन होना चाहिए, ठीक है। सो दो एलिमेंट्स हम ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन ले लेते हैं और एक ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक। सो इसमें मासेस चेक कर लेते हैं। सो मासेस हाइड्रोजन का यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 पार्ट्स हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं 1 पार्ट ऑक्सीजन से इन केस ऑफ वाटर, एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड दूसरा कंपाउंड बन रहा है जिसमें 2 पार्ट्स हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं 2 पार्ट्स ऑक्सीजन से, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखोगे तो फिक्स
मास जो दिख रहा है हमें हाइड्रोजन का दिख रहा है और ऑक्सीजन का जो मास है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। वाटर के केस में ऑक्सीजन है 1 पार्ट या फिर हम बोल सकते हैं 16 यूनिट्स या फिर 16 ग्राम, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का जो मास है दैट इज़ 32 ग्राम्स और 32 यूनिट्स। सो अगर लॉ के हिसाब से देखा जाए तो ये जो वाटर का ऑक्सीजन है और जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का ऑक्सीजन है दे शुड बियर अ सिंपल रेशियो, ठीक है, क्योंकि एक एलिमेंट का मास हमने फिक्स किया दैट इज़ हाइड्रोजन। सो रेशियो देख लो। सो वाटर के केस में ऑक्सीजन है 16, हाइड्रोजन परऑक्साइड के केस में है 32। सो 16:32 का अगर आप सिंपल रेशियो निकालोगे सो दैट विल बी 1:2। ओके, सो इज दिस केस एप्लीकेबल ऑन अदर कंपाउंड्स एज वेल? सो चेक करते हैं। तो यहाँ पे CO है और CO2 है। कार्बन का एटॉमिक मास हमने कांस्टेंट रख दिया है। ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का यहाँ पे दिख रहा है हमें 16 और CO2 में दिख रहा है हमें 32। तो CO2 और CO में रेशियो निकाल लीजिए। 16:32 मतलब 1:2 का रेशियो आ रहा है। ओके, सो दिस लॉ इज करेक्ट फॉर दिस कंपाउंड एज वेल। सो नेक्स्ट एग्जांपल में चेक कर लेते हैं N2O, N2O2 एंड N2O3। सो यहाँ पे तो दिख रहा है साफ साफ कि N2 का मास हमने कांस्टेंट रखा है। ऑक्सीजन का रेशियो चेक कर लेते हैं। तो पहले कंपाउंड में ऑक्सीजन है 16 ग्राम, दूसरे कंपाउंड में ऑक्सीजन है 32 ग्राम एंड तीसरे कंपाउंड में ऑक्सीजन हमें यहाँ पे दिख रहा है 48 ग्राम्स, ठीक है। सो 16:32:48। सिंपल रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल रेशियो आएगा 1:2:3। So yes, this law is applicable to this example as well. So this is all about law of multiple proportions. So next law की तरफ बढ़ते हैं. So that law is law of reciprocal proportions. It was given by Richter. So statement देखते हैं. So when a definite mass of an element A combines with two other elements B and C to form two compounds, and if B and C also combine to form a compound, their combining masses are in the same proportion or bear a simple ratio to the masses of B and C which combine with a constant mass of A। ठीक है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल से समझते हैं। सो व्हेन अ डेफिनेट मास ऑफ एन एलिमेंट A, सो हम एलिमेंट A कंसिडर करते हैं हाइड्रोजन को, कंबाइन करता है B और C के साथ। तो सोडियम को ले लो B और क्लोरीन को ले लो C। तो अब A B के साथ कंबाइन करेगा मतलब हाइड्रोजन विल कंबाइन विथ सोडियम, ठीक है। सो क्या बनाता है NaH। तो इनका अगर आप एटॉमिक मासेस का रेशियो देखोगे तो कितना होता है 23:1। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है। ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट, अगर A C के साथ कंबाइन होता है मतलब कि H विल कंबाइन विथ Cl। सो H अगर Cl के साथ कंबाइन होगा तो बनेगा HCl, और HCl में एटॉमिक मासेस का रेशियो देख लो दोनों एलिमेंट्स का। सो 1:35.5, ठीक है। सो ये तो पता चल गया हमें। अब आगे देखते हैं B और C के बीच में भी रिएक्शन होनी है। सो B यहाँ पे है सोडियम और C है क्लोरीन। सो इनके बीच में रिएक्शन होगी तो मासेस का रेशियो देख लो। मासेस का रेशियो कितना आ रहा है 23:35.5। सो यही तो हमारा स्टेटमेंट बोल रहा है कि इनका जो कंबाइनिंग रेशियो होगा वो उसी के प्रोपोर्शन में होगा जो ये पहले कंपाउंड्स बना रहे थे A के साथ, ठीक है। सो यस, दैट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, बट दिस लॉ वाज मॉडिफाइड लेटर, जिसमें इसे बोला गया कि sometimes the elements react in the ratio of their equivalent masses, not atomic masses. So this law was modified later. So ये लॉ था रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। सो चलते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। सो नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। दिस लॉ वाज गिवन बाय गेलुसिक, और इन्होंने कहा था कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन वॉल्यूम्स आर मेजर्ड, सो गैसेस react with each other in simple ratio of their volumes, and if the product is also in gaseous state, the volume of product also bears a simple ratio with the volume of gaseous reactants. So basically this law wants to say that जब हम gaseous reactants को react करवाते हैं,
जैसे कि एग्जांपल में हमें दिख रहा है H2 प्लस Cl2, सो ये हमेशा सिंपल रेशियो में कंबाइन होंगे, ठीक है। तो सिंपल रेशियो अगर आपको दिख रहा है तो 1:1 का रेशियो यहाँ पे हमें दिख रहा है H2 और Cl2 का। एंड द प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो गैसियस प्रोडक्ट, सो दैट इज़ 2HCl। सो इसका वॉल्यूम भी आप देख रहे हो तो 2 वॉल्यूम हमें मिल रहा है। सो अगर इन तीनों का रेशियो देखोगे तो इट विल कम अ सिंपल रेशियो, दैट इज़ 1:1:2। सो बेसिकली दिस इज़ अ लॉ दैट स्टेट्स दैट कि अगर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे तो उनका भी सिंपल रेशियो होगा, और अगर प्रोडक्ट भी गैसियस रिएक्टेंट फॉर्म करेगा तो उसका भी सिंपल रेशियो होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। सो और दो एग्जांपल चेक कर लेते हैं। सो दो एग्जांपल और है हमारे पास। सो व्हाट द एग्जांपल इज सजेस्टिंग, सो देखते हैं वाटर और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं। सो 2 वॉल्यूम हो रहा है हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर। सो देख लो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सिंपल रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं इन देयर वॉल्यूम्स, दैट इज़ 2:1, और वाटर जो फॉर्म हो रहा है दैट इज़ ऑल्सो 2 वॉल्यूम्स, सो वो भी एक सिंपल रेशियो में हो रहा है। सो द नेट रेशियो इज़ 2:1:2। ओके, सो अमोनिया का रिएक्शन भी देख लेते हैं। सो अमोनिया में नाइट्रोजन इज़ कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन, सो 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन कंबाइन हो रहा है 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के साथ, और बन रहा है 2 वॉल्यूम अमोनिया। सो अगर इनका रेशियो देखोगे तो वो भी सिंपल रेशियो आएगा। सो रेशियो देख लो, सो 1:3 रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं सिंपल, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दैट इज़ ऑल्सो इन अ सिंपल रेशियो। सो टोटल रेशियो आ रहा है 1:3:2। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। सो यहाँ पे हम करते हैं लेक्चर को ख़त्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, और तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए। नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करिए, नोट्स बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी, बिकॉज रिविजन के समय आपको नोट्स ही आपके काम आएंगे। एंड वी विल ऑल्सो प्रैक्टिस सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ केमिकल combinations. Okay, so till then, stay tuned.